वहां पे जाने से पहले डिस्प्ले चाहिए है, इधर नहीं है। चलेंगे, रहने दें। अच्छा, अब अमोर्टाइजेशन हमने पढ़नी है इंटेंजिबल। अभी तो सारा कुछ हमने डेप्रिशिएबल एसेट्स पे पढ़ा ना कि डेप्रिसिएशन कैसे लगेगी कर। लेकिन वहां जाने से पहले थोड़ा सा 5-10 मिनट जरा स्केच पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस की क्वेश्चन का। अच्छा, इनकम फ्रॉम बिजनेस हम पढ़ रहे हैं जब से, तब से हम लोगों ने अभी यही चीज देख रहे हैं कि कौन सी डिडक्शन अलाउ है और कौन सी डिडक्शन नॉट अलाउड है, और डेप्रिसिएशन के केस में डेप्रिसिएशन की डिडक्शन करनी कैसे है, इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस का। बेसिकली इनकम फ्रॉम बिजनेस का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक, अभी पहले सुनना है, लिखना नहीं है। एक तरीका ये है कि आप रेवेन्यू से स्टार्ट करें, कि आप स्टार्ट कहां से करें, रेवेन्यू से। दूसरा तरीका ये होता है कि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। 98% टाइम्स जो क्वेश्चन हमें स्टार्ट करना पड़ता है वो हमें यहां से करना पड़ता है, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो डेटा अवेलेबल होता है वो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, बल्कि होता भी ऐसे ही है कि यहाँ से इसे स्टार्ट किया जाए। इस तरह भी कर सकते हैं, इसके लिए देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में डेटा इसके मुवाफिक दिया है तो हम रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक आधा सवाल रेवेन्यू वाला आया हुआ है जो आईकैप ने पूछा हुआ है, और आई थिंक उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हुए थे कि सवाल को करना कैसे है, लेकिन इतनी मुश्किल बात है ही नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स 98% ऑफ द टाइम हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। करते कैसे हैं सवाल, क्वेश्चन आपको दिया जाता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के लिहाज से, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, उसमें सेल्स बताई जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बताई जाती है, फिर उसके बाद डिडक्शंस बताई जाती हैं, फिर ये बताया जाता है जो ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल्स है या एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है उसमें फलाना खर्चा भी शामिल है, फलाना भी शामिल है, पेनल्टियाँ भी शामिल है, कर करा के उन्होंने एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाया होता है जो कि अकाउंटिंग की नज़र में उसका प्रॉफिट है। किसकी नज़र में, अकाउंटिंग की नज़र में। तो हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं हमने किसकी नज़र में पढ़ी हैं, टैक्स। तो टैक्स वालों ने जो टैक्स लगाना है वो कौन सी नज़र से लगाना है, अपनी नज़र से लगाना है। तो उनको जो प्रॉफिट चाहिए वो किस नज़र का चाहिए, अपनी नज़र का चाहिए ना, अकाउंटिंग की नज़र का तो नहीं चाहिए। तो फिर क्या करना पड़ता है, हमें इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स को दोबारा से निकालना पड़ता है। किसकी नज़र से, टैक्स की नज़र। मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग का जो कि उन्होंने क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। मैंने कहां तक जाना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए टैक्स की नजर के। तो मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए टैक्स की नजर का, ऐसे ही है ना। मैंने यहां से कहां जाना है, टैक्स वाले प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे जाना है, ठीक है। जाने का तरीका क्या है, अब हमने इतने खर्चे पड़े, ये वाला खर्चा अलाउ है, ये वाला खर्चा डिसअलाउ है, ठीक है। अब जो तो खर्चे टैक्स की नजर में अलाउ है हम उनके साथ छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। अब जो खर्चे टैक्स की नजर में डिसअलाउ है लेकिन अकाउंटिंग वालों ने उन्हें खर्चा अज्यूम किया हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यानी कि अकाउंटिंग वालों, मिसाल के तौर पे हमने गवर्नमेंट को 1000 रुपए की पेनल्टी दी, ठीक है, गवर्नमेंट को 1000 रुपए की पेनल्टी दी।
तो अकाउंटिंग ने तो प्रॉफिट निकालते हुए 1000 रुपए की पेनल्टी माइनस कर दी ना। टैक्स की नजर में गवर्नमेंट को पेनल्टी देना ठीक है कि नहीं? नहीं ठीक। ठीक है, कस्टमर्स की पेनल्टी देना ठीक है, गवर्नमेंट को फाइन के तौर पे पेनल्टी देना, उस पेनल्टी को एज ए एक्सपेंस ट्रीट करना ठीक नहीं है टैक्स की नजर में। तो अब मिसाल के तौर पे अगर ये 10,000 का प्रॉफिट है, इसके अंदर वो 1000 रुपया अकाउंटिंग वालों ने लेस किया हुआ है जो गवर्नमेंट को फाइन दिया है, तो टैक्स की नजर में क्या वो खर्चा है? तो मैं क्या करूं? ऐड बैक कर दूं। मैं यहां पे जो पेनल्टी दी होगी, पेनल्टी टू गवर्नमेंट, वो 1000 रुपए से ऐड कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां जाते वक्त कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी और कुछ लेस करनी पड़ेंगी। तो ये मेरा इसका स्केच बन गया कि कुछ खर्चे जो टैक्स की नजर में डिसअलाउ है, लेकिन अकाउंटिंग वालों ने वो खर्चे कर लिए हैं, मैं उसे क्या करूंगा? ऐड बैक करूंगा। सही है। और हो सकता है कि उन्होंने कोई खर्चा ही ना समझा हो, जबकि टैक्स की नजर में वो खर्चा हो, तो उसे क्या करूंगा? लेस करूंगा। ठीक है। अब हमने डेप्रिसिएशन पढ़ ली। मुझे एक बात बताएं, इनका फोकस इधर करें, इधर देखें। ठीक है, अब इन्होंने डेप्रिसिएशन पढ़ ली हम लोगों ने। मुझे एक बात बताएं, हमने जो डेप्रिसिएशन के रूल्स पढ़े हैं सारे, वो किसकी नजर से पढ़े हैं? टैक्स की नजर से। तो अकाउंटिंग वाले उनकी डेप्रिसिएशन हम मानेंगे? अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। तो क्या कर दूं? और लेस क्या करूंगा? टैक्स डेप्रिसिएशन। लेस क्या करूंगा? टैक्स डेप्रिसिएशन। क्योंकि अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन को मैं मानता ही नहीं कि मैं ठीक है। तो मजे की बात ये आई कि अकाउंटिंग के खर्चे को अगर मैं खर्चा ही नहीं मानता, डेप्रिसिएशन को खर्चा ही नहीं मानता, तो इसमें कोई वर्किंग करने की जरूरत है? उसने लिखा होगा कि ये प्रॉफिट लेते वक्त 3000 रुपए की अकाउंटिंग वालों ने डेप्रिसिएशन चार्ज की, मेरी नजर में उसकी क्या वक़्त है? कोई नहीं। तो चुप करके अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन एज इट इज ऐड कर देनी, कोई वर्किंग ही नहीं करनी, कि मैं उसे मानता ही नहीं। लगी समझ? तो अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन पे मुझे वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सारी जैसे क्वेश्चन में लिखी है वैसे ही मैंने ऐड बैक कर देनी। सही है। और टैक्स की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मुझे ये टैक्स के रूल्स पढ़ने हैं, मैंने पढ़े हुए हैं। तो मैं इन रूल्स के मुताबिक एक वर्किंग वन में टैक्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा और उस साल की डेप्रिसिएशन में यहां पे लेस करूंगा। सही है। इसी तरह अगर अकाउंटिंग के अंदर उसने लिखा कि हमने एसेट खरीदा, बेच दिया, और उस एसेट को खरीदा, इस्तेमाल किया और बेचने पे हमें नफा हुआ, तो अकाउंटिंग गेन इसके अंदर ऐड है। अकाउंटिंग गेन इसमें ऐड है ना। एक व्हीकल खरीदा, उसे इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के 3 साल बाद मैंने 4 साल बाद उसको बेच दिया, उसके ऊपर मुझे क्या आया? गेन आ गया। अब वो गेन इनकी नजर में अकाउंटिंग गेन हम उसे कह रहे हैं, तो वो इस प्रॉफिट में ऐड है। हमारे लिए टैक्स वालों के लिए उसकी कोई वक़्त है? तो उस अकाउंटिंग गेन को मैं इसे क्या कर दूं? माइनस कर दूंगा। अकाउंटिंग गेन ऐड क्या करूंगा? जो टैक्स की नजर में गेन मिलेगा, यानी कि मैं टैक्स वाली कॉस्ट लूंगा, टैक्स वाली डेप्रिसिएशन निकालूंगा, टैक्स वाली रिटर्न डाउन वैल्यू निकालूंगा, फिर देखूंगा टैक्स की नजर में कितना गेन बनता है। तो यहां पे ऐड क्या करूंगा? टैक्स गेन। इसी तरह अगर उसने लिखा कि जी व्हीकल बेचते टाइम हमें गेन नहीं हुआ, हमें लॉस हो गया, तो अकाउंटिंग वालों ने अपना लॉस इसके अंदर डाला होगा, उसकी कोई हमारी नजर में वक़्त नहीं, तो उसको क्या करूं? ऐड करूंगा। तो अकाउंटिंग के लॉस को जो मेरी नजर में इसकी कोई वक़्त नहीं,
एज इट इज ऐड कर दूंगा और लेस क्या करूंगा, टैक्स लॉस। चाहिए? ये डेप्रिसिएशन पढ़ाने का आपको मकसद ही सिर्फ ये था कि अकाउंटिंग की नजर में गेन या लॉस क्या बनेगा और टैक्स की नजर में गेन या लॉस क्या बनेगा। बल्कि अकाउंटिंग की नजर में जो गेन लॉस है वो तो हमें जानने की जरूरत ही नहीं। डेप्रिसिएशन हमने इसलिए पढ़ी है टैक्स की नजर में ताकि हम जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला लगाएं इसमें डेप्रिसिएशन भी टैक्स वाली लेस हो, लॉस भी टैक्स वाला लेस हो और गेन भी टैक्स वाला ऐड हो। ये हम तब तक नहीं कर सकते थे जब तक हमें ये ना पता हो कि टैक्स की नजर में कॉस्ट क्या है, टैक्स की नजर में डेप्रिसिएशन क्या है और टैक्स की नजर में गेन या लॉस क्या है। तो इसी तरह जितने भी खर्चे उसने क्वेश्चन में बताए होंगे वो हम यहां मिसाल के तौर पे उसने कहा कि जी उसने 40,000 की सैलरी दे दी एक एम्प्लॉय को और कैश में दे दी, तो उसने ये निकालते वक्त तो लेस की हुई है। तो टैक्स वाले क्या कहते हैं, वो तो कहते हैं कि 32,000 जो है उस 32,000 से ऊपर आपने कैश नहीं देना। अब ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि 8,000 जो है वो डिसअलाउ या व्हाटएवर द केस वो कर दे, लेकिन हमने कैसे चलना है, हमने यहाँ पे ऐड बैक करना है सैलरी 40,000 से, ठीक है, नहीं लेस 32,000 नहीं करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि 40,000 की जो सैलरी है वो सारी फिर आपकी डिसअलाउ हो गई। ऐसे नहीं है कि ऊपर वाला 8,000 होगा। देखे जरा उन्होंने एक्सेल से लिखा है, क्या लिखा है, सैलरी एक्सीडिंग 32,000, ठीक है, पेड इन कैश, तो वो सारा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा, ठीक है। ये उसका जुर्म है, उसके जुर्म की वजह से उसको पूरे का पूरा खर्चा डिसअलाउ कर दिया गया। तो ये डिसअलाउ किया तो सैलरी इसकी नजर में तो है ही कोई नहीं, तो वो हमारा यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। तो इसी तरह से हमने एक एक खर्चा पढ़ना है और उसको अगर एड बैक होता हुआ एड बैक कर देना है, लेस होता हुआ उसे लेस, अगर ऑलरेडी लेस है और टैक्स की नज़र में भी लेस होना है तो हमने उसे बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है, उसे एज इट इज रहने देना है और एक एक खर्चे को ऐड करना है, लेस करना है और फिर हम किस पे आ जाएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो टैक्स की नज़र में बनता है। और ये हमारा कहाँ पे चार्ज होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। लेकिन समझ, कॉन्सेप्ट समझ लें, खर्चे ऐड लेस करते वक्त समझ लेंगे, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। कॉन्सेप्ट समझ लग गया है कि हमने करना क्या है। ये आपको जितने डिसअलाउ खर्चे सिखाए हैं ना, समझाए हैं, ये इसलिए बताए हैं कि क्वेश्चन में वो आपको बताएगा कि उसने CGS के अंदर फलाना फलाना खर्चा डाल दिया, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर फलाना फलाना खर्चा डाल दिया, सेलिंग के अंदर फलाना फलाना खर्चा डाल दिया और एंड पे इतना प्रॉफिट बना लिया। फिर आप क्या करेंगे कि जो खर्चा अलाउ था वो तो ठीक था, जो डिसअलाउ था उसको क्या करते रहेंगे, ऐड बैक करते रहेंगे और फिर अपनी नजर में जो डेप्रिसिएशन वगैरह है वो लेस करेंगे और फिर एक अकाउंटिंग का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनाएंगे और इसको हम जाके इनकम फ्रॉम बिजनेस में ऐड कर देंगे। ये हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ठीक है। ये तो अप्रोच थी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो 98% ऑफ द क्वेश्चंस में चलेगी। अब मुझे जरा अपनी सोच से बताएं, रेवेन्यू में अप्रोच क्या लगेगी, है रेवेन्यू में कुछ भी नहीं, जो रेवेन्यू दिया है उसमें से लेस करेंगे क्या, अलाउएबल एक्सपेंसेस, अलाउएबल एक्सपेंसेस, ये लेस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सिंपल। टैक्स जो खर्चा, क्योंकि इसमें तो कुछ भी नहीं ना लेस हुआ, ऑलरेडी लेस हुआ,
ये तो जेन्युइन रेवेन्यू है उसका। उस रेवेन्यू में से क्या लेस कर दें, जो खर्चे टैक्स वाले कहते हैं वो लेस करें सीधा सीधे, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। क्यों होगी? आप रेवेन्यू को लेके चल रहे हैं, इसमें तो कोई खर्चा प्लस माइनस नहीं ना है। रेवेन्यू में से अलाउएबल एक्सपेंसेस लेस कर दें तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जी ठीक है, चलें आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह कल अमोर्टाइजेशन को करेंगे और इंशाल्लाह कल ही खत्म कर लेंगे।